हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग मजे होंगे। चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडजोन पटना में। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग ने फर्टिलाइजेशन तक टोटल टॉपिक एक्सप्लेन करके कवर कर लिया था। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए टॉपिक लगाइएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे वो हम लोग सब अभी पढ़ेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाले इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आकर के आपस में फ्यूज कर गया, उसके बाद का जो जो इवेंट्स होता है उसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या था। ये जैसे कि हमारा हो गया क्या, ओव्यूल, ठीक है, जो कि एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है। इसके अंदर दो एंड्स होते हैं। यहाँ पर एक पोर होता है जिसको कि माइक्रोपाइल बोलते हैं, और जिस तरफ पोर है उस तरफ वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और इसके अपोजिट वाले एंड को चलाजर एंड बोलते हैं। आई होप कि इतना आपको अब तक पता चल गया होगा। तो चलाजर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल जिनका नाम होता है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिक प्रेजेंट होते हैं और एक सेल प्रेजेंट होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ट्यूब के द्वारा कैरी आउट 2 मेल गैमेट होता है, और वो ही 2 मेल गैमेट एक सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या चेंजेस आता है, ये देखिए कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो 2 मेल गैमेट आया पॉलन ट्यूब के द्वारा, एक ये मेल गैमेट एक ये मेल गैमेट। अब ये दोनों मेल गैमेट किस किस से फ्यूज करेगा और क्या क्या फॉर्मेशन करेगा, ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये पहला वाला मेल गैमेट इस एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्रोमोसोम नंबर 2n होगा उसका। और एक और जो मेल गैमेट है वो इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेगा, फ्यूज करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जो कि 3n जिसका रहता है, जो कि ट्रिप्लॉयड रहता है। तो इतना हम लोग ने पढ़ा था। यहाँ पर 2 तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक सेल के साथ जाइगोट बना रहा है और एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो 2 फर्टिलाइजेशन होने के कारण एंजियोस्पर्म में जितने भी फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स है उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आता है प्लांट के अंदर यानी फ्लावर के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड तक आप लोग को इतना जानना है। हालांकि मैं अभी 12th स्टैंडर्ड से आगे का भी बताऊंगा, एनसीईआरटी बुक से भी आगे का कंटेक्स्ट बताऊंगा, वो सब नीट लेवल का होता है। लेकिन 12 वालों के लिए इतना जानना जो बहुत जरूरी है, जो कि मेन पॉइंट है। पहला क्या पॉइंट है कि सबसे पहले तो जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस चीज में चेंज होगा, वो चेंज होकर के एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट डेवलप होकर क्या बना लेगा, एम्ब्रायो बना लेगा,
और थर्ड हमारा ये ओव्यूल जो पूरा है वो डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करेगा। और फोर्थ हमारा है ओवरी, यानी ओवरी डेवलप होकर हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या हुआ। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जो प्रोडक्ट बना है, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट, वो लोग क्या करेगा, डेवलप करेगा। और डेवलप करके कुछ और, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल लीजिए। तो फ्रॉग जो अपने बेबी को फॉर्मेशन करता है उसको टैडपोल बोलते हैं, और उसके बाद वाटर में ही टैडपोल का जर्मिनेशन होता है और फर्दर हो जाके फ्रॉग बना देता है। उसी तरह से यहाँ जाइगोट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, बाद में वो और डेवलप होकर के नरिशमेंट उसको प्रोवाइड मिलता है। जाइगोट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो और ये लोग क्या होता है, डेवलप होकर के, ग्रोथ होकर के, मैच्योर होकर के ये सारा चीज बना देता है। तो ये 4 इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। 12th वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज। तो चलिए अब सबसे पहला जो हमारा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म कैसे बना, इसके इवेंट्स को देखेंगे। चलिए नंबर 1, अब एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बहुत तरह का हो सकता है। एंडोस्पर्म बहुत तरह का हो सकता है। जैसे हो सकता है कि एंडोस्पर्म के अंदर आप लोग जानते हो कि स्टोर फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो वो फूड में क्या हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है। तो बहुत सारा चीज स्टोर हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म का कैसा नेचर है उसके बेसिस पे 4 तरह का एंडोस्पर्म हो सकता है। तो देखिएगा, on the basis of nature of endosperm, चार तरह का हो सकता है। पहला ए नंबर क्या हो सकता है, कि एंडोस्पर्म जो वो स्टार्ची इन नेचर, मतलब उसका जो नेचर है वो स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो पहला क्या हो सकता है, स्टार्ची। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है व्हीट, राइस, ये एग्जाम्पल हो सकता है। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं नेचर के बेसिस पे एंडोस्पर्म का डिवीजन, ये 12th वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है। सेकंड नंबर, और किस तरह का नेचर हो सकता है एंडोस्पर्म का, प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है एंडोस्पर्म में, यानी कि प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, जिस तरह से हम लोग स्टार्ची का एग्जाम्पल व्हीट और राइस लिखे हैं, तो प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं। सी नंबर देखिए, स्टार्ची हो गया, प्रोटीन हो गया, ऑयल भी प्रेजेंट हो सकता है स्टार्च के अंदर, ऑयली। ऑयल में आप लोग जानते हो किस किस तरह का ऑयल हम लोग यूज भी करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। तो ये सारा चीज हो सकता है। और जो हमारा लास्ट है डी, वो है स्टोनी, यानी कि हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ हो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो, मतलब वो उतना सॉफ्ट नहीं हो कि हम लोग उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। हार्ड ही उसका जो शेल है वो हार्ड होता है। स्टोन ऐसा नहीं है कि स्टोन पत्थर होता है, ऐसा नहीं है। स्टोनी इसलिए बोला गया है कि एंडोस्पर्म हार्ड होता है उस केस में। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें तो डेट पाल्म हो सकता है, और भी हो सकता है कैश्यू एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि काजू। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे, जैसे कि हम लोग ग्राउंडनट्स खाते हैं, वो भी क्या होता है, हार्ड होता है। एक और एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एरिका। आई होप कि आप लोग ये नाम सुने नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। और बहुत सारे स्टोनी, जैसे काजू हम लोग खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो सब क्या होता है, उसका एंडोस्पर्म स्टोनी होता है। अब 2-3 एक्सेप्शन है, उसको भी देख लीजिए कि कौन कौन से एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन का मतलब ही होता है कि नॉर्मल प्रॉपर्टी से अलग होना, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द केस में प्रेजेंट होता है, वो एक्सेप्शन में प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्या क्या हम लोग जान रहे हैं कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है उसका क्रोमोसोम नंबर। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट है जिसका कि क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म का 2n होता है, ये एक एक्सेप्शन हुआ। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल है डीनोथेरा।
लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वह एंडोस्पर्म जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 12 है, ये एक एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए डीनोथेरा। अब इंडोस्पर्म तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने के लिए इंडोस्पर्म का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो के ग्रोथ के लिए। तो यानी कि आप लोग ये समझे कि इंडोस्पर्म मतलब हर एक केस में एम्ब्रायो होगा तो इंडोस्पर्म होगा ही। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता ही नहीं है। एम्ब्रायो खुद ब खुद अपने में ही नरिशमेंट कहीं कहीं से प्लांट से मतलब जुगाड़ कर करके वो ग्रोथ कर लेता है बिना इंडोस्पर्म के। तो उसका एग्जांपल हम लोग देखें तो हो सकता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि इंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, यानी कि एब्सेंट इंडोस्पर्म। एग्जांपल हम लोग देखें तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? ऑर्किड हो सकता है एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जो कि आप लोग, मुझे आई होप कि पता, आप लोग को पता होगा, ट्रैपा। ट्रैपा आई होप कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग ने खाया भी होगा ट्रैपा को। वो जो बाजार में सिंघाड़ा मिलता है ना, जिसको कि उसका आउटर शेल होता है बहुत ही हार्ड होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, उसको हम लोग हटा करके अंदर से व्हाइट कलर का सिंघाड़ा निकलता है, वो हम लोग खाते हैं। वो क्या है? ट्रैपा है। उसके अंदर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, इंडोस्पर्म के अंदर ही। ये मैं भी जो अभी सारा जितने भी टॉपिक बताऊंगा पॉइंट्स, वो सब इंडोस्पर्म के अंदर ही आएगा। अब देखिए एक पॉइंट लिखिएगा, इंडोस्पर्म प्रोसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। हालांकि ये कुछ खास उतना भारी भरकम सेंटेंस नहीं है, आप लोग इसका मतलब समझ रहे होंगे कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट तभी ना होगा जब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारा डेवलपमेंट तभी ना होगा जब हमको खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल मिलेगा। उसी तरह से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट तभी होगा जब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? इंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडोस्पर्म पहले से मौजूद होना चाहिए, तभी तो एम्ब्रायो उस इंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा और अपना न्यूट्रिशन इंडोस्पर्म से लेकर के ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल था या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डिवाइड कर करके क्या बना देगा? आप लोग जानते हैं कि सेल डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब इंडोस्पर्म को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो तो हम लोग क्या कहते हैं कि इंडोस्पर्म का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग ने स्टार्ची, प्रोटीनियस, ऑयली और स्टोनी में डिवाइड किया था। लेकिन इंडोस्पर्म का बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला तो हो सकता है, किस तरह का इंडोस्पर्म हो सकता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सेकंड हेलोबियल इंडोस्पर्म, और थर्ड हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म। तो हालांकि आपको ये सब चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया है और 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो 12 वाले बच्चे ये ना सोचे कि इतना सारा हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, बुक में तो है नहीं। तो ये सब चीज नीट के लिए है। तो चलिए, ऐसा आपको नीट में भी अधिकतर टेक्स्ट बुक में आपको 2 ही तरह के मिलेगा, एक फ्री न्यूक्लियर और एक सेलुलर। हालांकि एनसीईआरटी बुक में इसका नाम दिया हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। हम लोग एक और तरह का पढ़ेंगे, हेलोबियल। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं और तीनों को डिफाइन करता हूं। तो चलिए, हमारा जो इंडोस्पर्म है वो 3 तरह का होता है। हम लोग उसको डिवीजन करके देख लेते हैं कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। 12 बोर्ड में आप लोग को हो सकता है शायद ही अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आए तो आप लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, व्हाट आर सेलुलर इंडोस्पर्म, लेकिन चांस बहुत कम है। हालांकि नीट एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये नहीं पूछेगा फ्री न्यूक्लियर क्या है, ये सब नहीं, एग्जाम्पल्स इसका पूछेगा। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों को देख लेते हैं क्लासीफाई करके। इंडोस्पर्म,
पहला हमारा क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड हमारा हो गया एलोबियल, और थर्ड हमारा हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग अभी देखेंगे। आप लोग कोकोनट का ऑयल पिए होंगे, कोकोनट का ऑयल यूज करते होंगे, कोकोनट का ऑयल हम लोग फूड बनाने में भी यूज करते हैं, और कोकोनट का वाटर आई होंगे आप लोग पिए ही नहीं होंगे कोकोनट वाटर। तो एक्चुअली में कोकोनट वाटर क्या है, एक तरह का फ्री न्यूक्लियर है, एक तरह का क्या वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। और जो कोकोनट का व्हाइट वाला शेल होता है जो कि हम लोग खाते हैं वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो ऐसा क्यों है हम लोग देखते हैं। देखिए मैं आपको अभी फ्रीली डायग्राम बना के समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे कि ये मान लीजिए कि एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये इस तरह से एंडोस्पर्म है। अब इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। किसी भी चीज का ग्रोथ होता है तो सबसे पहले सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। तो फ्री न्यूक्लियर के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवाइड तो करता है लेकिन न्यूक्लियर सेल बाद में बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। अभी तक ये न्यूक्लियस ही है, तो इस स्टेज को हम लोग फ्री न्यूक्लियर बोलेंगे दोस्तों। लेकिन जब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब वो एक सेल बन जाएगा, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि पहले सारा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, उसके बाद में सबका सेल फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका कि एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस बना, और फिर दोनों का तुरंत ही क्या हो गया, सेल वॉल भी फॉर्मेशन हो गया। फिर डिवाइड हुआ, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, फिर डिवाइड हुआ, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहा है वैसे वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो उसको हम लोग सेलुलर के केस में रखेंगे, सेलुलर के कैटेगरी में रखेंगे। और हेलोबियल का मतलब होता है कि फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के बीचों बीच मतलब दो पार्ट होता है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, दो क्या होता है, चैम्बर्स होता है। तो आप लोग जानते होंगे एक कोलियोडाइजर का पार्ट, एक कोलियोटाइल का पार्ट, दो पार्ट होता है। तो हेलोबियल के केस में क्या होता है कि ऊपर वाले पार्ट में तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन नीचे वाले पार्ट में न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करता, या डिवाइड करता है तो बहुत कम डिवाइड करता है और सेल का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसको हेलोबियल के केस में रखेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर एक बार सारा न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और उसके बाद फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो वो हम लोग का फ्री न्यूक्लियर हो गया। और जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है और वैसे वैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होते जा रहा है तो उसको हम लोग सेलुलर के केस में रखेंगे। और हेलोबियल जो है वो दोनों के बीच में है, कुछ सेल न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, सेल बनाते हैं, और कुछ नहीं भी बनाते हैं, दोनों का मिक्सिंग है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आई होप तो कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या होता है फ्री न्यूक्लियर केस में इनिशियली लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का पहले फॉर्मेशन हो जाता है और फाइनली फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो लिख लीजिएगा इनिशियली large number of nucleus are formed and then cell wall formation leads to cellular endosperm। यानी कि सबसे पहले तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया इनिशियल स्टेज में ही, और फिर उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ जो कि सेलुलर एंडोस्पर्म बना दिया। तो यानी पहले वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, बाद में सेलुलर फॉर्मेशन होने के बाद वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोकोनट वाटर, या फिर लिख लीजिए वाटर ऑफ कोकोनट,
यानी कि कोकोनट का वाटर जो है वो एक तरह से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब ये जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस केस में होता है? जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है जिसका की वाटर हम लोग पीते हैं, जो कि क्या करते हैं हम लोग पीने जाते हैं तो वो ग्रीन वाला ऊपर से पार्ट हटा देता है मोटा वाला, और उसके अंदर वाटर होता है जो कि हम लोग को स्ट्रॉ डाल के देता है पीने के लिए। वो जो हार्ड वाला होता है जिसके अंदर व्हाइट वाला सेल प्रेजेंट होता है जो हम लोग नारियल खाते हैं, वो नहीं, वो वाला वाटर जो कि ग्रीन वाले नारियल के अंदर होता है जो हम लोग पीते हैं बाजार में जा करके, वो हुआ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो लिख लीजिएगा वाटर ऑफ कोकोनट, किस तरह का कोकोनट? टेंडर कोकोनट। तो यहां लिख लीजिए, मैं आपको कहां लिखूं, चलिए ऐसे लिख लीजिए, वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट का मतलब हुआ वो वाला कोकोनट जिसका कि बाहर से हम लोग को देखने में ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है ना, जो कि हम लोग जाकर के पीते हैं जिसका पानी, जिसको नारियल पानी बोलते हैं, वो हुआ हमारा फ्री न्यूक्लियर। अब टेंडर कोकोनट के अंदर बहुत सारा चीज प्रेजेंट होता है, जैसे शुगर, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारा चीज प्रेजेंट होता है टेंडर कोकोनट। इसलिए डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें टेंडर कोकोनट का वाटर पीना चाहिए। कंटेन्स शुगर, विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत सारा चीज सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी हेल्दी है। अब हेलोबियल देखिए, तो सबसे पहले हेलोबियल देखने से पहले हम लोग सेलुलर देख लेते हैं, क्योंकि हेलोबियल न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों के बीच में आता है। तो ये हो गया हमारा फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल, सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे न्यूक्लियर का डिवीजन होते जाता है और जैसे जैसे न्यूक्लियस फॉर्मेशन होते जाता है वैसे वैसे ही तुरंत ही सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होते जाता है, जो कि सेल बना जाता है। यानी फ्री न्यूक्लियस सिर्फ आपको नहीं दिखेगा एंडोस्पर्म के अंदर, सेल ही दिखेगा। इस केस में हम लोग को फ्री न्यूक्लियस दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को फ्री न्यूक्लियस कभी नहीं दिखेगा, हमेशा एक सेल दिखेगा। तो लिख लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन इमीडिएटली सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लिख लीजिए large number of nucleus are formed, but they immediately form cell wall. So this type of endosperm are called as सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। 12th वाले बच्चे टेंशन ना लीजिए, ये सब आपके एग्जाम में इतना डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें सेलुलर का, तो इसका एग्जांपल पेटूनिया हो सकता है, लिख लीजिएगा। अब आते हैं हेलोबियल पे। तो हेलोबियल क्या है कि सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों के बीचों बीच उसका स्टेज होता है। तो लिख लीजिएगा कि इंटरमीडिएट बिटवीन फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। यानी फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच में हम लोग हेलोबियल का स्टेज को कैटेगराइज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, दो चैम्बर्स होता है एंडोस्पर्म का, आप लोग जानते होंगे, एक कोलियोडाइजा वाला चैम्बर ऊपर वाला और एक कोलियोप्टाइल वाला, दो चैम्बर होता है। तो हेलोबियल के केस में क्या होता है कि अपर चैम्बर में न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, अपर चैम्बर में न्यूक्लियस तो डिवाइड करते हैं, लेकिन लोअर चैम्बर में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता या बहुत कम न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इसलिए लिख लीजिए, इसमें क्या लिख सकते हैं, इन अपर चैम्बर nucleus are formed, but in lower chamber
न्यूक्लियस आर नॉट फॉर्म्ड और वेरी लेस। न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, यानी कि मैं आपको एक फ्रीली डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ तो जैसे ये मान लीजिए इंडोस्पर्म है, तो इसको हम लोग दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला क्या होता है हमारा कोलियोप्टाइल, नीचे वाला कोलियोडाइजर। तो ऊपर वाले चैम्बर में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है, बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन नीचे वाले केस में बहुत कम ही न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर पाता है। तो हेलोबियल, इस हेलोबियल का हम लोग डेफिनेशन यही लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो बहुत सिंपल एग्जांपल है जो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इसका एग्जांपल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट होता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है कि प्राइमरी इंडोस्पर्म से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ और किस किस तरह का इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हम लोग ने पहला जो हमारा टॉपिक था PEN कन्वर्ट्स इनटू इंडोस्पर्म, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे जो कि हमारा जायगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रायो, उसके ऊपर चलेंगे। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 26-27 मिनट का हमारा वीडियो बन चुका है। तो इसको और हम लोग लंबा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। स्टूडेंट्स लोग का मुझसे कमेंट आता है कि सर आप छोटा छोटा वीडियो बनाइए। छोटा छोटा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मतलब आधा घंटा भी हमारे पास टाइम मिला तो हम उसको काम ईयरफोन लगा कर सुन लिए, समझ लिए। लेकिन बड़ा वीडियो होता है तो बहुत बच्चे लोग को बहुत लेंदी लगता है। वो लोग मतलब 1 घंटा देख के ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बाप रे 1 घंटा का वीडियो है। इसलिए चलिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो हम लोग अभी कवर नहीं कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। चलिए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे एक चीज कहना है कि बच्चे लोग कमेंट नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं देखता हूँ उतने सारे व्यूज जाते हैं तो बच्चे लोग देखते हैं तो आखिर उन्हें डाउट क्यों नहीं होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मुझे इतना पढ़ाने में कितना सारा डाउट हो जाता है, मैं सबको क्लियर करके तब आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट ही नहीं होता। तो अगर कुछ भी डाउट अगर आपको आए तो बेझिझक होकर के कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं खुद पर्सनली आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड प्रोसेस के ऊपर पढ़ेंगे जो कि जायगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रायो। उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, किस किस तरह का इवेंट्स और किस किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।